और इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इंड AS 115 से रिलेटेड है। क्या है ये क्वेश्चन? अपने को इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बेसिस पे ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करना है? अलोकेट करना है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर हम कौन कौन से गुड्स एक एंटिटी दे रही है कस्टमर को। ठीक है। यानी हमें बेसिकली क्या करना है, हमें हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस 1 लाख की है, तो हमें क्या करना है, इस 1 लाख को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपोर्शन करना है। किसके बेसिस पे अपन अपोर्शन करते हैं, कैसे करते हैं, इस बेसिस पे अपना क्वेश्चन है। काफ़ी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में कवर होती हैं, लेकिन इसमें मैं आपके साथ उतना ही डिस्कस करूँगा इस वीडियो में जितना इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, नहीं तो वीडियो अननेसेसरीली बड़ी होगी। दूसरी बात, जो पीडीएफ है ये पीडीएफ पहली बात आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। दूसरी बात, इसमें सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, थ्योरेटिकल पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने पूरा नोट्स में लिख रखा है। जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा वो आप एक बार पढ़ के देखना खुद से, आपको लिंक मिल जाएगी। और ये सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है। अगर आपको ये वीडियो समझने के लिए, इस पीडीएफ को समझने के लिए, इसका आंसर समझने के लिए भी इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, आप इसको पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आया समझ तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है। चलो अपन थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। अलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को हमें क्या करना है, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। किस में अलोकेट करेंगे अपन? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में अपन इसको अलोकेट करेंगे। किसको? हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को। ठीक है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब नाम से पता चल रहा है, स्टैंड अलोन, अकेली प्राइस, प्राइस एट विच एंटिटी कुड सेल प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली टू द कस्टमर। यानी हम तो अभी क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि एक ट्रांजैक्शन प्राइस है, उसमें अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एक स्टैंड अलोन प्राइस होगी, यानी अगर सिर्फ वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंटिटी परफॉर्म करती तो कितना रेवेन्यू आता, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी होती, वो होती है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? हो सकता है अपने को क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कैलकुलेट करनी पड़ जाए। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन होगी, इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मतलब एक तो ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमें पता है, हमें दिख रही है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ये रही, हमें दी हुई है क्वेश्चन में, हमें डेटा गिवन है, वो हो गई ऑब्जर्वेबल। दूसरा, अगर अपने को ऑब्जर्वेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, रेसिड्यूअल अप्रोच। ये क्या होता है, एक बार अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट नहीं करने, मतलब इन 3 मेथड से अपने को कैलकुलेट नहीं करने, लेकिन अपने को लिखने में काम आएगा, इसलिए अपन इसको समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेबल प्राइस का मतलब प्राइस एट विच एंटिटी सेल्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज टू सिमिलर कस्टमर्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। यानी एक हमारी एक हमारी प्राइस जो हमने एज अ रेवेन्यू हमने ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करी, और दूसरी ऑब्जर्वेबल प्राइस क्या होती है, उसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है कि वो प्राइस जो सिमिलर कस्टमर्स को सिमिलर सर्कमस्टांसेस में एंटिटी बेचती, यानी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो अगर हमारे पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस अवेलेबल है तो अपन ऑब्जर्वेबल प्राइस मान लेंगे क्या, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर अपने को ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं मिली है, नहीं पता है अपने को, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेशन के मेथड्स के नाम अपन ने ऊपर पढ़े, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, इवेल्युएट मार्केट इन विच एंटिटी सेल गुड्स एंड सर्विसेज एंड एस्टिमेट प्राइस एट विच इट विल बी सोल्ड। एडजस्ट कॉम्पिटिटर प्राइस दैट विल रिफ्लेक्ट आवर एंटिटीज गुड्स कॉस्ट एंड मार्जिन। क्या मतलब है उसका, कि हम कॉम्पिटिटर प्राइस को उठाएंगे और हमारा उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगी हमारी एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। यानी मार्केट की प्राइस अपन ने उठाई और उसको हमारे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच का मतलब एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस अप्रोप्रिएट मार्जिन। यानी अपन इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे खुद की, इधर तो अपन कॉम्पिटिटर की कॉस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे अपन खुद की कॉस्ट निकालेंगे और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। कॉस्ट में हम डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी रेलिवेंट कॉस्ट जो होगी वो इंक्लूड कर देंगे। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। तीसरा रेसिडुअल अप्रोच। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, मान लो मेरी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख की, उसके अंदर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक की वैल्यू है 40,000, एक की वैल्यू है 30,000, एक की वैल्यू है 20,000, एक की वैल्यू है 10,000। तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 1 लाख। अब अपने को इसकी नहीं पता, चौथे की, अपने को ये 3 पता है, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया, 40 प्लस 30 प्लस 20 90,000। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10,000 बची हुई। यानी ये है रेसिडुअल अप्रोच, जो है हमारे पास उसमें से जो हमें पता है वो माइनस कर दो, जो रेसिड्यू बचा वो हमारी वैल्यू हो गई। ये हो गया हमारा रेसिडुअल अप्रोच। समझ में आ गया आपको बात? तो इसमें अपन ने क्या समझा कि जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस होती है उसको अपन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अलोकेट करते हैं। ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सॉरी,
एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इंडिविजुअली देयर बाय स्टेब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये अपने को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दी हुई है प्रोडक्ट एक्स की, वाई की, जेड की। प्रोडक्ट एक्स बिकता है 50,000 में, वाई बिकता है 25,000 में, जेड बिकता है 45,000 में, तीनों का टोटल हो गया 1,20,000। इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट वाई एंड जेड टुगेदर फॉर 50,000। यानी ये क्या है, ये वाई एंड जेड की ट्रांजेक्शन प्राइस है, ये वाई एंड जेड की ट्रांजेक्शन प्राइस है। क्योंकि क्या बोल रहा है इसमें, एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट वाई एंड जेड टुगेदर फॉर 50,000। यानी वाई और जेड को मिलाकर के एंटिटी कितना चार्ज करती है, 50,000 चार्ज करती है। यानी अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वाई और जेड में 50,000 को अलोकेट करेंगे, जो रिमेनिंग बच गया वो एक्स का हो गया। चलो अपन नीचे करेंगे, अपन इसमें क्या 3 केस हैं, ठीक है 3 केस हैं, अपन एक एक केस करके समझते हैं। केस ए, अलोकेटिंग अ डिस्काउंट टू वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। The entity enters into a contract with customer to sell product X, Y and Z in exchange for रुपीज़ 1 लाख। यानी टोटल एंटिटी कितना चार्ज करेगी, एक्स वाई जेड के लिए टोटल चार्ज करेगी एंटिटी 1 लाख रुपीज़। इसमें एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। और एक और डिटेल हमें पता है कि वाई और जेड मिलाकर के 50,000 में बिकते हैं। यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, रिमेनिंग की 50,000। चलो, द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम और प्रोडक्ट वाई एंड जेड एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ये पॉइंट इन टाइम वाली जो थ्योरी है वो नीचे मैंने पीडीएफ में लगा रखी है, एक बार अपन उसको रीड कर लें। चलो फिर अपन यहाँ पे वापस आते हैं, चलो एक बार रीड कर लेते हैं उसको पहले। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो अपने को इसमें डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अपन स्टिल एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, वी नो दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। कंट्रोल ट्रांसफर कैसे होता है, 2 तरह से होता है। कंट्रोल ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ पीरियड में, हमारा कुछ पीरियड होगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसा। देर आर 3 क्राइटेरिया, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया आर मेट देन इट इज कंसिडर्ड दैट रेवेन्यू इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपने को इसमें क्राइटेरिया चेक नहीं करना, इसमें तो अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप इसको समझ लो कि अगर ये 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो अपन ऐसा मानते हैं कि कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है ये? क्राइटेरिया ए, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स बेनिफिट व्हेन एंटिटी परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, दैट इज एग्जाम्पल रूटीन सर्विस, पेरोल, प्रोसेसिंग सर्विस एक्सेट्रा। यानी क्या हो रहा है, कस्टमर जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है कस्टमर उसका बेनिफिट ले रहा है। ये हो गया क्राइटेरिया ए। क्राइटेरिया बी क्या है, कस्टमर हैज़ कंट्रोल ऑन द असेट एज द असेट इज क्रिएटेड और एनहेंस्ड। यानी जैसे जैसे असेट क्रिएट होता जा रहा है कस्टमर का उसके ऊपर कंट्रोल आता जा रहा है, यानी असेट बन रहा है और कस्टमर उस पर कंट्रोल ले रहा है। सिंपल सी बात, ये हो गया अपना क्राइटेरिया बी। मान लो जैसे कोई घर बन रहा है, तो जैसे जैसे घर की प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे जो कस्टमर है हमारा उसका, जैसे मान लो अपन एंटिटी हैं, अपन बिल्डर हैं, अपन बनाते हैं घर, तो अपन जैसे जैसे फ्लोर बनाते जा रहे हैं कस्टमर का उसके ऊपर ओनरशिप आती जा रही है। ठीक है, चलो क्राइटेरिया सी क्या है, क्रिएटेड असेट हैज़ नो अल्टरनेट यूज टू द सेलर एंटिटी एंड एंटिटी हैज़ एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर वर्क कंप्लीटेड दैट इज कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। यानी इसमें क्या मतलब हुआ कि जो एंटिटी क्रिएट, यानी हम जो है ऐसा एंटिटी जो इंडेस 115 अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो एक ऐसा एसेट बना रही है जिसका उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, वो सिर्फ एक कस्टमर के लिए काम में आ सकता है। यानी मान लो कल को कस्टमर ने अगर टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो अपना उसके तो अपना लॉस हो जाएगा और वो एंटिटी के लिए कुछ काम का नहीं रहेगा उसका बनाया हुआ वो एसेट। ठीक है, एन एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर वर्क कंप्लीटेड। जब एक ऐसा असेट है जिसके एंटिटी के पास कोई दूसरा यूज नहीं, तो एंटिटी क्या करेगी, अपना रिस्क बचाने के लिए कि भाई कस्टमर कहीं बाद में मना नहीं करते तो उससे जितना जितना काम होता जा रहा है उतना उतना पैसा लेते रहो, यानी कॉस्ट लेते रहो और हमारा रीजनेबल प्रॉफिट उसमें ऐड करते रहो। समझे? जैसे मान लो कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी वो मान लो 1 करोड़ की बननी थी, पूरी की पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ की बननी है। ठीक है, 20 लाख का काम हो चुका, तो एंटिटी क्या करेगी, और वो जो बिल्डिंग है उसका सेलर एंटिटी हमारे काम की नहीं है, वो एंटिटी वो एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से अपन बना रहे थे कस्टमाइज्ड, तो उसका हमारे लिए काम नहीं है। तो मान लो कि 20 लाख का काम पूरा हो गया तो 20 लाख कस्टमर से ले लेगी एंटिटी। क्रिएटेड असेट हैज नो अल्टरनेट यूज टू द सेलर एंटिटी एंड एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर वर्क कंप्लीटेड। यानी 20 लाख का काम हुआ, 20 लाख मुझे दे दो आप। सिंपल, अगर कल को आप अगर भाग गए तो मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने मेरे लगा दिया पैसा, आपके काम की है नहीं बिल्डिंग, तो मैं क्या करूँ? तो जैसे जैसे होता जा रहा है काम, आप मेरे को देते रहो। ये क्राइटेरिया। और दूसरा क्या होता है, सारे अदर सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, एट अ पॉइंट इन टाइम वाले। तो इस क्वेश्चन में तो अपने को गिवन है, जस्ट अपन ने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक बार समझ लिया। अब अपन ऊपर चलते हैं फिर से। ये आ गए अपन ऊपर, अपन पढ़ रहे थे केस ए, अलोकेटिंग अ डिस्काउंट टू वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, और अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई वाई और जेड टुगेदर 50 लाख में 50,000 में बिकते हैं और टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस 1 लाख की है। यानी अपने को कुल मिला के इसमें क्या करना है, 1 लाख को 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करना है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं केस ए क्या हुआ। एक एक केस का एक एक आंसर देखेंगे। ये आ गया अपना केस ए।
As per Ind AS 115, the transaction cost will be allocated to different performance obligation इन रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि भाई जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो अपनी जो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, मैं वही सोचा था यहाँ पे कुछ गलत है, ट्रांजेक्शन वैल्यू वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो Ind AS 109 में आती है, यहाँ क्यों लिख दी मैंने, चलो गलती से लिख दी। तो अपना केस ये क्या था, अपना केस है मैं आपको एक बार वापस रिमाइंड करा दूँ कि प्रोडक्ट एक्स और वाई थे या वाई और जेड थे, प्रोडक्ट वाई और जेड थे, चलो बच गए अपन, प्रोडक्ट वाई और जेड। तो अपना क्या था, प्रोडक्ट वाई एंड जेड 50,000 में बिकते हैं, तो हमारा एक्स बचा हुआ 50,000 में बिकेगा, क्योंकि टोटल कितना है 1 लाख है। ठीक है, द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इज ₹1 लाख एंड स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज ₹1,20,000। उन तीनों का टोटल 1,20,000 था। देखो एक बार आप वापस देख लो रेफरेंस के लिए, तीनों का टोटल 1,20,000 है, यानी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का टोटल 1,20,000 है। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है हमारी 1 लाख की, उसको हमें अलोकेट करना है तीनों स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बीच में। दैट मीन्स देर इज एन ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ ₹20,000 कि भाई 1,20,000 की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अपन 1 लाख में दे रहे हैं। ऑल्सो द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट वाई एंड जेड एट ₹50,000, दैट मीन्स 50,000 इज द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है, चलो और कर लेते हैं अपन कैलकुलेशन। अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 50,000 टू प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। तो प्रोडक्ट वाई पे कितना हो गया 50,000, टोटल है वाई और जेड का, इंटू 25,000 बाई 70,000। 25,000 क्या है उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ये देख लो आप क्या है 25,000 और 45,000। ठीक है, तो क्या है अपना वाई और जेड का कितनी आ गई हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू 17,857 और 32,143। अब आ जाएगा फाइनल अलोकेशन, उसमें क्या जाएगा एक्स भी इंक्लूड होगा, तो हमारा वाई का 17,857, जेड का 32,143 और हमारा एक्स का बैलेंस बचा हुआ 50,000। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी 1 लाख की हो गई, हमने अलोकेट कर दिया। सिंपल सी बात। तो अपने को सिंपल सा क्रक्स है इसका, जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसको अपने को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में उसको बांटना होता है। इस क्वेश्चन में अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का टोटल 1,20,000 था, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस 1 लाख की है, यानी एक तरह से क्या हुआ 20,000 का डिस्काउंट हो गया कि भाई मार्केट में तो 1,20,000 में बिकते हैं तीनों मिला के, अपन 1 लाख में दे रहे हैं, 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। इस 1 लाख में से 50,000 में सिर्फ वाई और जेड बिकते हैं, तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा हुआ क्या हुआ 50,000 एक्स का हो गया, सिंपल। अब अपन करते हैं केस नंबर 2। अब अपन आ गए केस नंबर बी। रेसिडुअल अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए। ठीक है, केस ए जैसे एक्स वाई जेड अपन बेचेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट एल्फा। अब इसमें एक्स वाई जेड के साथ एक प्रोडक्ट एल्फा भी आ गया। टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1,30,000, यानी एक्स वाई जेड और एल्फा मिलाकर के 1,30,000 आएगा। ठीक है, the standalone selling price of the product alpha is highly variable because the entity sells product alpha to different customer for a broad range of amounts, यानी कुछ कस्टमर्स को 15,000 बेचती है, कुछ को 45,000, और इसी रेंज के बीच में प्रोडक्ट अल्फा बिकता है। ठीक है, डिटरमाइन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड एंड एल्फा यूजिंग द रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास 4 हैं, इसमें से 3 का हमें पता है। कैसे पता है, केस ए की वजह से लिखा है, देखो द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए, यानी केस ए तो इस पर लगेगा ही, इसके अलावा और एक और क्या आ गया अल्फा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 1,30,000 की, उसमें से हम केस ए में ऑलरेडी 3 के निकाल चुके हैं, डिक्रीज कर देंगे, जो बच गया वो किसका बच गया अल्फा का बच गया। सिंपल, चलो देख लेते हैं आ गया अपना केस बी। Here the transaction price is ₹1,30,000 and case A distribution will remain as it is. An additional product alpha is also added. The distribution of transaction price ₹1,30,000 is as under. Product X का 50,000 अपन ने केस ए में देखा था, Y का अपन ने केस ए में निकाला था, Z का अपन ने केस ए में निकाला था। बैलेंस कितना हो गया 30,000 हो गया। 1,30,000 माइनस इसका टोटल कितना आया था 1 लाख। वो हमारी केस ए की थी, याद है आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू, केस ए की ट्रांजेक्शन वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़ की, और 1,20,000 की स्टैंड अलोन प्राइस थी, अपन ने देखा था 20,000 का डिस्काउंट है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फा की स्टैंड अलोन वैल्यू क्या आ गई 30,000 आ गई। द एंटिटी ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट 30,000 ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ अल्फा इज विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल सेलिंग प्राइस। हमें रेंज बताई गई थी ऊपर कि 15,000 से 45,000 के बीच में बिकता है, हाँ इसी रेंज में कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमने सही कैलकुलेट करी है, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमने वैलिड कैलकुलेट करी है। ठीक है, ये बात अपन में हो गई कि हाँ ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एक वैलिड फिगर है, क्यों, क्योंकि 15,000 से 45,000 के बीच में एग्जिस्ट करता है और यही रेंज में एंटिटी इसको नॉर्मली बेचती है। ठीक है, अब अपन करते हैं केस सी। कहाँ है, ये तो आंसर है, ये आ गया केस सी। द सेम फैक्ट सेट्स केस बी।
अप्लाई टू केस सी एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन प्राइस इज ₹1,05,000 इंस्टेड ऑफ 1,30,000। यानी सेम रेसिडुअल अप्रोच है, इसको भी अपने को रेसिडुअल अप्रोच ही करना है। ये इनअप्रोप्रिएट क्यों है अपने को भी पता चलेगा। चलो अपन ये नहीं समझ लेते हैं क्यों इनअप्रोप्रिएट है। देखो पहले क्या थी हमने 1 लाख, तो टोटल क्या हो गई 1,05,000 हो गई। सेम एज केस भी है, यानी केस ए की तो तीनों वैल्यूज ऐसी की ऐसी रहेंगी, केस ए की तीनों वैल्यूज ऐसी की ऐसी रहेंगी। यानी एक तरह से इसमें से 1 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, केस ए वाले बच गए, तीनों का टोटल 1 लाख था केस ए का, ठीक है। यानी क्या बचा हमारे पास 5,000 बचा। ये 5,000 किसका है, ये अल्फा का है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि 15,000 से 45,000 के बीच में सेल होता है अल्फा। तो यानी जो 5,000 की जो हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी है रेसिडुअल अप्रोच से, इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनअप्रोप्रिएट। अब एंटिटी क्या करेगी, दूसरे मेथड से, रीजनेबल मेथड से स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालेगी। वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि इनअप्रोप्रिएट है और एंटिटी क्या करेगी, दूसरे मेथड से इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेगी किसकी, अल्फा की। चलो अपन नीचे पढ़ लेते हैं एक बार आंसर। एक सेकंड, एक चीज़ मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है, चलो कहाँ है आंसर, कहाँ है, ये आ गया आंसर। कंडीशंस ऑफ केस बी विल अप्लाई एंड ट्रांजेक्शन प्राइस इज ₹1,05,000 इंस्टेड ऑफ 1,30,000। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइसेस एज अंडर। हमारी एक्स की 50,000 केस ए के हिसाब से, वाई की 17,857 केस ए के हिसाब से, जेड की 32,143 केस ए के हिसाब से। रिमेनिंग कितना बच गया, 5,000 बच गया। कैसे, 1,05,000 माइनस 1 लाख। The apportioned transaction price of alpha is ₹5,000. This price is not within the range of 15,000 to 45,000. It means 5,000 is not the standalone selling price of alpha. Thus, now entity will perform calculations using various methods to calculate standalone selling price of alpha. ये हमारा conclusion इसमें से निकल के आया। और एक लाइन और लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमारा रेसिडुअल मेथड नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको अपन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अपोर्शनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, अभी खूब सारी आएंगी, सारे चैप्टर्स की आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।